उद्बोधन से संबोधित करें। आदरणीय देश तिवारी साहब। थैंक यू मनोज। सर्वप्रथम मैं आप सभी का सबसे पहले तो तहे दिल से स्वागत करता हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि ये मुहिम हमने पिछले 10-15 दिन से ही चलाई है कि हम लोगों को अब एक क्रमबद्ध तरीके से हड़ताल पे जाना है, तो इसको संज्ञान में लेते हुए और आप इसकी आंदोलन की भावनाओं को समझते हुए आप लोग एकत्रित हो रहे हैं और साथ में अपने सभी साथियों को जगा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने प्रणेता हैं, विद्युत क्षेत्र के मार्गदर्शक हैं हमारे शैलेंद्र दुबे साहब, उनका हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक दिन पहले समय निकालकर जबलपुर में उनका आगमन हुआ और वो हमको मार्गदर्शन देंगे। और हम सब, जैसा कि मनोज ने कहा कि क्योंकि हम लोग सब अलग अलग विंग से हैं, तो नेचुरल सी बात है कि हम दूसरे विंग के बारे में नहीं जानते या देश में क्या चल रहा है ये नहीं जानते। तो आज हम लोग के पास ये बहुत अच्छा मौका है और ये बहुत अच्छा समय भी है कि दुबे साहब के पास सफिशिएंट टाइम भी है कि वो हम लोगों की बात सुने और हम अपनी बात भी हम लोगों तक कहें। और हमारे पूर्व महासचिव आदरणीय परिहार साहब उपस्थित हैं, उनको भी, वो पूरे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और इस सेक्टर को बहुत ही गहराई से समझते हैं। काफ़ी लंबे समय तक हमारे इस पावर सेक्टर को उन्होंने लीड किया है अभियंता संघ के माध्यम से। आज हमको उनको भी सुनने का मौका मिलेगा। बाकी मैं, विकास और हमारी पूरी टीम जो कि पिछले साल चुनकर आई है, वो अपने तन मन धन से इस सेक्टर को बचाने का लगातार प्रयास कर रही है और हम प्रयास तभी कर पा रहे हैं जब आप लोग का सहयोग है। और हम लोग ये मानते हैं कि जब तक आप लोग हम लोग के साथ जुड़े रहेंगे, अपनी पूरी यूनिटी के साथ, ताकत के साथ हमारा साथ देंगे और हम लोग जरूर उस उद्देश्य को हासिल कर पाएंगे जिसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हम लोगों की मुलाकात और बात तो चलती ही रहेगी। आज आदरणीय शैलेंद्र दुबे साहब को सुनने का समय है, परिहार साहब को सुनने का समय है, तो मैं जो है डायरेक्टली दोनों से यही कहूँगा कि आप जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और प्रोसीड करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश सर का। सभी लोग एक बार उनके लिए भी इसके पश्चात में आदरणीय परिहार साहब, हमारे भूतपूर्व महासचिव अभियंता संघ के और वर्तमान में हमारे यूनाइटेड फोरम के समाज संयोजक भी हैं, उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे अपने उद्बोधन से संबोधित करें सभी अभियंताओं को। आदरणीय परिहार साहब। सभा में उपस्थित हमारे पावर सेक्टर के प्रणेता आदरणीय दुबे साहब, उनके बारे में आप लोगों ने वैसे बहुत सा सुना होगा। 78 में यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के महासचिव हुआ करते थे। आज 75 के ऊपर होने के बावजूद भी इतने एनर्जी से भरे हुए हैं कि पूरे भारत में उन्होंने पावर सेक्टर को बचाने की एक अलग जगह के रखी। और हमारा सौभाग्य है कि आज यहाँ पे दुबे साहब उपस्थित हुए हैं। आज की इस सभा में उपस्थित हमारे अभियंता संघ के अध्यक्ष हितेश तिवारी जी, महासचिव विकास शुक्ला जी, उपस्थित हमारे सभी साथीगण एवं महिला इंजीनियर। सबसे बड़ी बात है कि पावर सेक्टर में आज जो कुछ भी हो रहा है सबको पता रहता है कि ये हो रहा है और भविष्य इसमें हमारा कहाँ की तरफ जा रहा है ये भी पता रहता है कि हमारा भविष्य आज की डेट में कहाँ जा रहा है और उसको हमें बचाना है तो हमें कैसे बचाना है, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न रहता है और उसको बचाने के लिए हमें किस प्रकार से एकजुट होकर इसका अप्रोच करना चाहिए। आज की डेट में जो सरकारें हैं वो केवल प्राइवेटाइजेशन के अलावा कुछ सोच नहीं रहे, खासकर बीजेपी की सरकार जो है, आप सेंट्रल से देखो और स्टेट में भी देखो तो उनका उद्देश्य ही पूरा प्राइवेटाइजेशन है। अमेंडमेंट एक्ट आने वाला, अमेंडमेंट एक्ट रिस्टोर के लिए हो गया। अमेंडमेंट एक्ट का विरोध हम लगातार कर रहे हैं, 2014 से हम लोग अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं। 2014 आया, फिर 20 आया और ये आज तक लागू क्यों नहीं हो पाया, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए।
कि वो केवल दुबे साहब की बदौलत आज तक लागू नहीं हो पाया। तो इसमें हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, सबसे बड़ा एकजुट होकर हमें कैसे अपोज करना चाहिए सरकार का, जो हम कहीं ना कहीं ऐसे रह जाते हैं कि हम उतना अपोज नहीं कर पाते हैं जितना हमें करना चाहिए। हम अभी यूपी की बात करें, केवल यूपी का संगठन ही पावर सेक्टर का आज की डेट में सब उदाहरण वो ही दिया जाता है, और वो आपके ही नेतृत्व से शुरू हुआ जो आज तक लगातार चला आ रहा है। तो इसको हमें ध्यान में रख के हमें अपना भविष्य कैसे सुधारना है। आज की डेट में 2-3 चीज़ें जो बहुत बढ़ने की शुरू है, एक तो जनरेशन का जो अभी ज्वाइंट वेंचर आया है, जो में आने वाला है, उसका अप्रोच करना है। टीवी प्राइवेटाइजेशन की हम बात करते थे तो हमारे दिमाग में केवल एक चीज आती थी कि प्राइवेटाइजेशन मतलब डिस्कॉम, यही अपने दिमाग में आता था कि प्राइवेटाइजेशन मतलब डिस्कॉम का प्राइवेटाइजेशन। जनरेशन का प्राइवेटाइजेशन तो बहुत पहले शुरू हो गया है। आज की डेट में हम देखें तो हम केवल 25% ऑफ द अपनी लोड को मीट आउट करते हैं, 75% हमारा प्राइवेट ही है। तो वो तो हो चुका है, बहुत पहले से शुरू हो गया है। अब दूसरा, यदि हम माने तो ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसमिशन में किसी को पता नहीं लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया। जो ये टीपीसीबी की 3-4 साल पहले से जो मुहिम शुरू हुई है, अब हमें ध्यान में आ रहा है टीपीसीबी का अभियंता संघ जब शुरू हुआ था 2018 या 19 से 18-19 से शुरू हुआ था टीपीसीबी, और उस दौरान से शुरू हो गया, लेकिन हम उसको उस समय उस तेजी से, जितनी तेजी से हमें अप्रोच करना चाहिए था, नहीं कर पाए। कोविड आ गया या फिर हो गया, और टीपीसीबी अब इतने जोर से आगे बढ़ रहा है कि ट्रांसमिशन कंपनी की जो वायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। आज हम देखें तो ट्रांसमिशन कंपनी में जो टैरिफ है, वो जो अपना यूनिट चार्ज मिलता है, टैरिफ का भी पैसा पूरा नहीं देते। ट्रांसमिशन और जनरेशन कंपनी अपनी फायदे की कंपनी, महारत्न कंपनी है अपनी ट्रांसमिशन, पूरे भारत में ट्रांसमिशन कंपनी मध्य प्रदेश का नाम भी है, लेकिन टीपीसीबी में क्यों चली गई, ये हम लोगों को देखना चाहिए, पहले ही से देखना चाहिए। और आज भी यदि हम जग गए हैं तो हमें मिलजुल के इसका विरोध को तुरंत करना चाहिए। अब तो कहते हैं कि ट्रांसमिशन कंपनी ही इसका विरोध कर सकती है यदि हम एकजुट होकर करें। जैन को बहुत सी चीजें होती हैं, क्या है कि डिस्कॉम में हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है यदि हम हड़ताल पे जाते हैं। आज की डेट में ये आप मान लो कि जो हमारा अनुभव है 2014 के बाद का अनुभव केवल ये है कि आपको जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की नोटिस नहीं देते हो, जब तक आपको कोई नहीं सुनता। ये हमारा अनुभव लगातार। जिस दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल, एक दिन का काल बहिष्कार हमने करके देख लिया, 2 दिन का भी देख लिया, और जिस दिन हमारी हड़ताल का अनिश्चितकालीन हड़ताल की डेट आती है उसके 1 दिन या 2 दिन पहले बुलाया, ये आपकी अनुभव की बात। और उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं कि कहीं ना कहीं हमें उनकी बात मान के उसको पोस्टपोन करना पड़ता है, या हमारी बातों को वो सांत्वना दे के या और आश्वासन दे के उसको कहीं ना कहीं खत्म कराए। ये स्थिति बहुत बार आई है, लेकिन हमने यूनाइटेड फोरम बनाया था 2016 के बाद बना, तो 7th पे कमीशन इसी कारण मिला था कि हम सब लोग यूनाइट होकर उसके लिए, उसके पीछे घूमे, और पूरे प्रदेश में हमने उसके लिए सभाएं की। जब ही हम 7th पे कमीशन मिल पाया था, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि हम लोग एकजुट होकर इसको नहीं करते तो हमें 7th पे कमीशन नहीं मिलता। आज भी वही मांग है कि अब हमें 7th पे कमीशन मिला, उसमें बहुत सी विसंगति नहीं आई। आज की डेट में भी हमें ज्वाइंट वेंचर और टीपीसीबी और प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कॉम, मतलब ये 3 चीजें लेके और बड़ी जोर शोर से हमें हड़ताल में जाना पड़ेगा, तभी हम अपना भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। तो इसमें हमें
बातचीत करें और सबको साथ में आना पड़ेगा। सबको साथ में बिना आए ये मुहिम पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा निवेदन है सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करें और सभी को साथ में लेके चलें, तभी हम अपने इस मुहिम को पूरा कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में यदि हम अपनी बात माने तो आज की डेट में हम बोर्ड 4 कैटेगरी है यहाँ पर, आप सभी लोग उससे वाकिफ है कि आज की डेट में पावर सेक्टर ऑफ एमपी में 4 कैटेगरी है। एक बोर्ड एम्प्लॉय, एक कंपनी एम्प्लॉय, एक आउटसोर्स के और एक संविदा। ये 4 कैटेगरी हैं, चारों डिवाइडेड हैं, चारों है कि उनकी क्या डिमांड है, सबकी अलग अलग डिमांड है। सबको किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सबकी अलग अलग डिमांड है। तो हमें तो उसमें डिमांड में जब तक सब एक सबकी डिमांड लेके और सबके आपस में विश्वास पैदा करके जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। तो ये सभी लोगों को मिलकर सोचना है कि पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि यदि एकजुट होके आगे बढ़ता है तो ऐसी कोई ताकत नहीं है। जो आपने 2021 के दीपावली के दिन जो देखा होगा, दीपावली के 2 दिन पहले जब DA 11% बढ़ने वाला था, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बोला था कि ये सभी को मिलेगा। लेकिन अपने प्रशासन और शासन ने जब ये बोला कि अभी पैसे नहीं है और पावर सेक्टर में कोई ऑर्डर नहीं हुए थे, वो 26 अक्टूबर का दिन था जब हमने बहुत कम लोगों से बात करके और 1 तारीख से हड़ताल में नोटिस दे दिया था। और उसमें हमारे लोग भी बहुत मतलब हमारे ऊपर ही वो कह रहे थे कि इतनी जल्दी ऐसा नहीं होता है, वो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं इंटरनल ऐसा होता है। लेकिन हमने कहा हमें एक बार करके तो देख लेने, चलो नहीं होता होगा, नहीं मिलेगा तो उसमें कोई भाई हमें आगे तो बढ़ना, हमें टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। और आप लोगों के सहयोग से हमने ये देखा था कि 1 तारीख के बाद 2 तारीख को आप लोगों को DA के ऑर्डर हो गए थे और जो नहीं मिला था उसका एरियर उसी दिन आ गया था। तो ये है हमारी ताकत, इसको हमें कैसे आगे बढ़ाना है ये सब लोग सोच के चलें। और हम तो 2 दिन के अंदर अपनी मांगें मनवाने में सक्षम हैं। बस ये है कि हमें अपने आप अंदर से सब लोगों को साथ में आना पड़ेगा, तभी हम ये कर पाएंगे। तो हमारा सभी से अनुरोध है कि आप सब इस मुहिम में आगे बढ़ें, हम सब लोग साथ में मिलके अपने जो लक्ष्य हैं उनको पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। जय। इसके पश्चात बहुत बहुत धन्यवाद प्रयास साहब का, और हमेशा से वे भी मध्य प्रदेश में हमारे प्रेरणा स्वरूप रहे हैं और हम लोगों ने काफ़ी कुछ उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये वजह है कि इसी वजह से आपके अनुभव के साथ हम लोग आज इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे हैं कि आज हम सब एक साथ बैठे हुए हैं और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं यहाँ पे एक मंच में। साथियों, इसके बाद मैं कहूँगा हमारे वर्तमान के महासचिव महोदय वे भी अपने 2 शब्दों से आज की सभा को संबोधित करें। उसके पश्चात हम सभी जो कि अति शीघ्र व्याकुल हो रहे हैं आदरणीय दुबे साहब को सुनने के लिए, उसके पश्चात हम दुबे साहब को उद्बोधन सुनेंगे। इसी के साथ आदरणीय विकास शुक्ला जी को आज उपस्थित हमारे विद्युत क्षेत्र के प्रणेता और सम्मानित दुबे सर, परिवार सर, हितेश तिवारी सर और यहाँ पर उपस्थित सभी अभियंतागण एवं हमारे अधिकारी। साथियों, आज जो परिस्थिति दिखाई दे रही है और जो हम लोग आकलन किए, क्योंकि हम कई वर्षों से अपने सर लोगों से अनुभव ले रहे हैं और हम तो हिंदुस्तान से 2010 से जुड़े हुए हैं, तो हमारा तो अनुभव लगातार बढ़ता ही आ रहा है। और अभी जो अनुभव और जो हमें परिदृश्य दिखाई दे रहा है और इस परिदृश्य में जो हमें नजर आ रहा है वो सबसे टिकट स्थिति आ रही है डिजिकरण। डिजिकरण इस हद तक बढ़ चुका है कि अब हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बोलता है कि आपका मिनिमम 30% आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए, वो भी कैपेसिटी आपके हाथ में नहीं आ पा रही है।
हमारा जनरेशन 28% में आज डेट में पहुंच चुका है। और तो 3-4 साल बाद हमारा 25 में पहुंच जाएगा। ट्रांसमिशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 35 के आसपास मैंने पता किया था अभी है। अब तो नए जो सब स्टेशन बन रहे हैं पूरे प्राइवेट में बन रहे हैं, अडानी और मेधा को दिए जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की जो 2000 जैसे भी सबने बताया कि 2014 से अमेंडमेंट बिल आ रहा है। शैलेंद्र साहब का एक दृढ़ इच्छा है, दृढ़ संकल्प है, जिसके तहत 2014 का जो बिल है आज 2023 तक पहुंच गया और अभी तक पास नहीं हो पाया। अगर संकल्प हम ले लेते हैं, अगर हम हौसले अपने पास रखते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि सामने सरकार कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी बहुमत हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, हम उसको रोक सकते हैं। ये उदाहरण हमारे सामने शैलेंद्र साहब का संकल्प दिखाई दे रहा है। पिछले लोकसभा बिल में जो आया था 8 अगस्त को, उसमें ये हुआ था कि लोकसभा में जो बिल है बहुत चोरी छिपे लाया गया था। मतलब जो लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग में वो बिल नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल नहीं था। उसको बाद में सर के जो सोर्स है उससे हमें मालूम पड़ा कि बिल आ रहा है। 5 को सर ने एक आह्वान किया कि हमको 8 अगस्त को बिल पेश हो रहा है और हमको पूरे देश में एक स्ट्राइक पे जाना है। बड़ी बात है, 3 दिन के अंदर पूरे देश को बता देना कि हमारा बिल आ रहा है, आपको तैयार रहना है। और पूरा देश तैयार भी हुआ और बिल वो स्टैंडिंग कमेटी में गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हौसले, हमारे दृढ़ संकल्प से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आप एक बार संकल्प लीजिए। अगर हम यही चीज संकल्प लेते हैं कि हमको मध्य प्रदेश में अपना निजीकरण रोकना है, तो आपके संकल्प से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, आप रोक लग जाएंगे। लेकिन आप संकल्प लीजिए। अगर संकल्प लेंगे तो निश्चित हमारी जीत होगी। आपका ज्वाइंट वेंचर इतना बड़ा नहीं है, हमसे बड़ा हमारे हौसले, हमारी ताकत और हमारे दृढ़ इच्छा से बड़ा कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं है, टीडीसी भी नहीं है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है। अब एक बार संकल्प लीजिए, अब अपने ताकत को पहचानिए। हम इंजीनियर हैं, हम तो बोलते हैं कि अभी हमने 2 महीने से प्रयास किया, सभी संगठन को बुलाया, प्रयास नहीं कर रहे, अभी भी कर रहे हैं और बाद में भी करेंगे, ऐसा नहीं है बंद कर दें। लेकिन मैं जानता हूँ अगर आईएएस सबसे बड़ा अधिकारी होगा जिले में, एक मतलब जिले में बहुत होते होंगे, 10 होते हैं, लेकिन कभी उनको जरूरत नहीं पड़ती कि वो स्ट्राइक करें। उनकी ताकत ही उनको अधिकार दिलाती है। तहसीलदार अभी मैंने 2 महीने पहले पढ़ा था कि तहसीलदारों ने अपने वाहन, अपनी मोबाइल, अपना बस्ता रख दिया था ऑफिस में और बोले मैं काम नहीं करूंगा। सरकार ने उनकी मांगे मान ली। हम कहाँ हैं? हम अपने पहचाने तो अपने आप को कि हम क्या है? हम इंजीनियर हैं। हम ऐसे सेक्टर से बिलोंग करते हैं कि अगर हमने संकल्प ले लिया तो एक दिन या 1 घंटे की सरकार नहीं चल पाएगी। हमारे विद्युत क्षेत्र से बिना विद्युत सप्लाई के 1 घंटा नहीं चल सकती। पांडुचेरी में सर गए थे, वहाँ मुख्यमंत्री के बंगले की लाइट बंद कर दी गई थी, सरकार को सुना पड़ा। और जो टेंडर निकला था, मैं वही बता रहा हूँ, टेंडर निकला हुआ, बेचने का टेंडर निकला हुआ था और वो कैंसिल हुआ। और कैंसिल होने के बाद अभी भी पेंडिंग है। तो साथियों, मैं इतने बस अपने वाणी को विराम दूंगा कि आप अपने आप को पहचानिए, संकल्प लीजिए कि हमारे संकल्प से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हम अगर विरोध करेंगे, हम सरकार को बताएंगे कि हम निजीकरण नहीं चाहते और नहीं चाहते, तो किसी भी हद पर जाके इसका विरोध करेंगे। अगर आपने सोच लिया तो सरकार की ताकत नहीं है कि वो हमारे पर निजीकरण थोप सके। इसी के तहत मैंने एक चार्ट बनाया है, हमने बनाया है, प्रोग्राम बनाया है। और अभी आज का चूंकि हमारे पास समय कम था, 28 को जो ज्वाइंट वेंचर का एग्रीमेंट था वो साइन हुआ था, 28 को हो गया, 30 को। हम चाह रहे थे कि इस एग्रीमेंट के पहले या एग्रीमेंट के आसपास हमें विरोध अपना दर्ज कराएं, फिर हम फिर से बात करेंगे, फिर से सभी संगठन से एकजुट करेंगे, बातें करेंगे, वो हम करते रहेंगे। और जब सभी आ जाएंगे तो हम एक बड़ा करेंगे। लेकिन तब तक हमें जो रोकना है उसके लिए हम चलते रहेंगे और जो हमारा प्रोग्राम है अपनी शक्ति दिखाते रहेंगे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई का। बहुत ही अच्छे और लघु शब्दों में उन्होंने बताया कि हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और किस प्रकार विद्युत विभाग जो है तो प्रदेश में एक अपने आप में टूट सकती है। तो चाहे तो सब कुछ करा सकती है, चाहे तो सब कुछ ले सकती है,
लेकिन अगर हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं ही आंखें मूंदे बैठे हैं, ये हमें जानना होगा। और जिस तरह से कहते हैं सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की प्रयास कर रहा हो या नाटक कर रहा हो उसे जगाना हमारे लिए कठिन होता है। मेरा कहना है साथियों, हमें जागना भी है, साथी को भी जगाना है और अन्य सभी को भी जगाना है। एक अलग जगानी है कि हमें मिल करके करना है, क्योंकि ये मान लीजिए कि अगर इस तरह से हमारे जो जिस तरह से 55 सब स्टेशन 1500 किलोमीटर की ट्रांसमिशन की लाइनें प्राइवेट में अदानी और मेधा को दे दी गई, इसके पश्चात अब हमारा जॉइंट वेंचर के माध्यम से 290 मेगावाट डिस्मेंटल करके उसी जगह में अमरकंटक में 660 मेगावाट का एक पावर हाउस जॉइंट वेंचर के माध्यम से लाया जा रहा है। शीतकालीन सत्र में पुनः इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट पर पेंडिंग है, जिसके आने की पूर्ण संभावना है, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के पास पेंडिंग था, उसका दोबारा आने की संभावना है। इसी तरह चलता रहा और हम ये सोचते रहे कि यार आज उसके घर में आग लगी है, कल इसके घर में आग लगेगी, तो पूरा गांव जलने से कोई बचा नहीं सकते थे। हमें एकजुट होना होगा और जागना होगा, अपने राइट्स के प्रति अवेयर होना होगा, कम से कम अपने हक के लिए लड़ सके। हम हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है इसलिए हम हैं, और हम हैं इसलिए हम अपने राइट्स के लिए लड़ पा रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि अगर एक पावर हाउस चला गया तो क्या हमारे कल विद्युत विभाग बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं, कतई नहीं। लेकिन ये भी आप मान लीजिए कि इसके बाद, जैसा कि अभी आपको ऑलरेडी प्रियांक साहब ने बताया कि एक दिन हमारा डीए रोक दिया गया था और साहब के नेतृत्व में हम लोग ने एक दिन की स्ट्राइक की और सभी ने वो डीए पुनः प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि सब जगह सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब स्टेशनों में, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में, पावर हाउसेस में हम लोग एकजुट होकर हमने आंदोलन किया और हम थे। लेकिन जब धीरे धीरे हमारे पावर हाउस, सब स्टेशन हाथ से निकल जाएंगे तो क्या हम ये आंदोलन कर सकेंगे? हम चाह कर भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए साथियों, बहुत क्रुशियल पीरियड चल रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी दिन पर दिन सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं, और आप लोग जो हमारे नए साथी हैं उनसे कहूँगा कि वो बार-बार उनके अनुभव का लाभ लें और उस दिशा में आगे बढ़ने का पूर्ण प्रयास करें। इसी के साथ मैं विकास भाई को पुनः धन्यवाद देता हूँ और इसके पश्चात मैं आदरणीय शैलेंद्र दुबे साहब, जो कि ऑल इंडिया पावर इंडिया फेडरेशन के चेयरमैन हैं, लखनऊ से हम सभी के बीच उपस्थित हुए, उनसे अनुरोध करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप सभी को आज की सभा को संबोधित करें। आदरणीय शैलेंद्र दुबे साहब। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ के कार्यालय में हो रही इस बैठक में सबको आवाज मिल रही है पीछे तक। मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी इंजीनियर रितेश जी, इंजीनियर विनय जी, इंजीनियर विकास जी, इंजीनियर मनोज जी और सभागार में उपस्थित हो रहे हैं। क्योंकि कल एक बड़ी रैली थी तो बहुत विस्तार से मैं बातें कल करूँगा, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप में जो बातें चल रही हैं करीब करीब एक जैसी बातें चल रही हैं सारे देश में। और वह बातें एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो शहीद आजम भगत सिंह ने जो अंग्रेज लोग अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे, शहीद आजम भगत सिंह बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े शायर थे। तो उनकी दो पंक्तियां हैं, उसमें सारी चीजें बयां हो रही हैं। आ जाइए शहीद आजम भगत सिंह ने लिखा है, ऊंचे फिक्र है हरदम, ऊंचे फिक्र है हरदम, नया दर्जे सफा क्या, नए नए तरीके क्या है अन्याय करना, नए नए तरीके क्या है अपने मंजूरों को पूरा करना। ऊंचे फिक्र है हरदम, नया दर्जे सफा क्या है, हमें शौक है देखे तो सितम की इंतहा क्या। दो लाइनों को अगर आप समझ जाए तो आप सब समझ जाए। अभी जनरेशन का प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसमिशन का प्राइवेटाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइवेटाइजेशन, नए नए तरीके खोजे जाते हैं। नया दर्जे सफा क्या, वह कौन कौन से तरीके हैं उनकी मैं शुद्ध रूप में आपके सामने चर्चा करूँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ने इस बात का प्रोविजन किया कि थर्मल का जनरेशन, चाहे वो गैस बेस्ड हो चाहे वो कोल बेस्ड हो, उसको डी लाइसेंस कर। और उस डी लाइसेंसिंग का नतीजा क्या है?
आज 4 लाख मेगावाट से ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी है हमारे देश के अंदर, और हम कहाँ पहुँच गए? 1/4 भी नहीं है हम। 2 लाख के आसपास कैपेसिटी और 2 लाख के आसपास प्राइवेट सेक्टर की। The capacity of the private sector is larger than NTPC also, larger than the combined state sector also. उससे आगे निकलते हैं। जो राष्ट्र के पैमाने पर उसी को अगर आप मध्य प्रदेश के पैमाने पर देखें तो मुझे बताया गया है कि यहाँ करीब 17,000 साढ़े 17,000 मेगावाट की डिमांड है। मैं करेक्ट देखूँ मैं, और हमारा अपना जनरेशन 5,000 मेगावाट की डिमांड। सही है ना ये बात? तो यही तस्वीर कमोबेश हर जगह पर किसी प्रकार की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ने जनरेशन का पूरी तरीके से प्राइवेटाइज किया। अभी मैं चर्चा कर रहा था 1978 में 4 साल से कम की सर्विस में मैं पहली बार जनरल सेक्रेटरी बना था उत्तर प्रदेश में, और तब पहली बार मैंने वहाँ स्ट्राइक किया था। उस स्ट्राइक में जनरेटिंग स्टेशन बंद हो गए तो सारे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ठप हो गई और कुछ करना ही नहीं पड़ा। अगर आज आप अपने सारे जनरेटिंग स्टेशन को बंद कर दें तो कोई व्यवस्था ठप नहीं होगी। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि 17,500 मेगावाट की डिमांड है और 22,000 मेगावाट के पावर परचेज एग्रीमेंट है प्राइवेट कंपनियों के साथ। ठीक है ना ये बात? तो 5,000 मेगावाट बंद भी हो जाए तो हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं। जिनको खत्म हो गया, हम खत्म कैसे होते हैं? हमारा अस्तित्व कैसे खत्म होता है? जब हमारी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है, जब हमारी उपादेयता समाप्त हो जाती है। जिनको की गुणवत्ता भी समाप्त हो गई है, उसकी उपादेयता भी समाप्त हो जाती है। अगर 1 मेगावाट बिजली भी जिनको पैदा न करें मध्य प्रदेश में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? आज की डेट उसमें भी जिसको कहते हैं तोड़ में खाद, नया तर्जे ज़फ़ा क्या है? वह नया तर्जे ज़फ़ा ये है कि उसमें भी अमर कंटक में ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। हम कहीं के बच्चे नहीं हैं, फिर भी हमारे यहाँ एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाती है। और वह ज्वाइंट वेंचर कंपनी किस विशेषज्ञ के साथ? एक ऐसा विशेषज्ञ ढूंढ के लाए हैं SCCL, जिन्होंने थर्मल पावर स्टेशंस का न कभी कंस्ट्रक्शन किया है, न कभी डिजाइन किया है, न कभी ऑपरेशन किया है, न कभी मेंटेनेंस किया। अगर इसकी जगह NTPC होता हम तब भी विरोध करते, लेकिन तब एक बात समझ में आती, SCCL की बात तो समझ ही नहीं आती। टेलीफोन पर मुझको विकास जी बताया करते थे, मैंने 2-3 बार इनसे पुष्टि किया कि ये सही बोल रहे हैं, मैं सही सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा हूँ। मुझको लगा ये NTPC बोल रहा है, इन्होंने नहीं SCCL बोल रहा है। तो अजीब सी बात, यह नया तर्जे ज़फ़ा है, नया तरीका है कैसे शुरुआत की। अभी मैं आपको बताऊं, मुझे बताया पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश बिजली मंडल को सुबह बताया कि 51% इक्विटी हमारी रहेगी। ठीक कह रहा हूँ ना? यही है ना? अब 51% किसको कहते हैं? दिल्ली विद्युत बोर्ड का प्राइवेटाइजेशन हुआ है 2002, दिल्ली विद्युत बोर्ड। उड़ीसा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का प्राइवेटाइजेशन हुआ है 1998। उड़ीसा में 4 कंपनियां बनी है, उनका सबका प्राइवेटाइजेशन। कितने परसेंट इक्विटी प्राइवेट के पास है? दिल्ली में 2 कंपनियां रिलायंस के पास है, 1 कंपनी टाटा के पास। कितना परसेंट है? उड़ीसा में आज की तारीख को दोबारा प्राइवेटाइजेशन हुआ है और चालू की चालू टाटा के पास। कितने परसेंट है? 51%। यानी 51% जिसके पास होता है उसके पास टोटल मैनेजमेंट होता है। दिल्ली में 51% है रिलायंस के पास, 49% किसके पास है? दिल्ली गवर्नमेंट के पास। और दिल्ली गवर्नमेंट की कोई से नहीं होती होगी। 51% जिसके पास होता है उसके पास टोटल मैनेजमेंट होता है। मैं पूरी तरह से असहमत हूँ जो बातें आप लोग बताई जा रही है। अगर 51% इक्विटी आपके पास होगी तो टोटल मैनेजमेंट आपका होगा। लेकिन यहाँ तो अजीब बात बताई जा रही है कि मध्य प्रदेश के जेनको का 51% होगा, लेकिन चेयरमैन SCCL का। तो यहाँ तो अजीब सी बात बताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है
कि कमर्शियल ऑपरेशन के 3 साल बाद 95% यूटिलाइज जो है वह विड्रॉ हो जाएंगे, वापस कर दिए जाएंगे। अगर ये सब बातें सच है तो मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में बात कहना चाहता हूँ, बहुत भारी गोलमाल है, कहीं सही बातें आपको पता ही नहीं है। कानूनन मैं आपको बता रहा हूँ 51% इक्विटी जिसके पास होती है, सर्वाधिकार उसके पास होता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको और बता रहा हूँ, ज्वाइंट वेंचर कंपनी। उत्तर प्रदेश में एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, उत्तर प्रदेश में 3 ज्वाइंट वेंचर कंपनी। और एक घाटमपुर में है, एक बिल्हौर में है, एक मेजा में। मेजा में एनटीपीसी के साथ है, घाटमपुर में नवी दिल्ली लिग्नाइट के साथ है, बिल्हौर में एनटीपीसी के साथ। जो घाटमपुर में और बिल्हौर में है, अभी वहाँ प्लांट का इलेक्शन हो रहा है, लेकिन जो मेजा में है वो प्लांट चल रहा है। और इन तीनों जगहों पर ये बिल्कुल नए प्लांट है, ये अमरकंटक की तरह नहीं, बिल्कुल नई जगह है। इन तीनों स्थानों पर 51% इक्विटी एनटीपीसी के पास है या नवी लिग्नाइट के पास है। और मेजा का प्लांट मैंने आपको कहा क्योंकि चल रहा है, वहाँ एम्प्लॉइज हैं जो पावर प्लांट को चलाते हैं। उत्तर प्रदेश का जो विद्युत उत्पादन निगम है उसका एक भी कर्मचारी वहाँ नहीं होता, एक भी नहीं होता। 51% की ताकत कितनी है ये आपको बताना, इसलिए या तो आपको गुमराह किया जा रहा है, पूरी बात नहीं बताई जा रही, या कोई और बड़ी साजिश है जिस साजिश के पन्ने को छुपा है। इसलिए इसका विकल्प क्या है? इसका सीधा सीधा विकल्प है कि मध्य प्रदेश को ज्वाइंट वेंचर कंपनी की जरूरत नहीं है, इसकी यहाँ कोई आवश्यकता। जब वो ये कहते हैं कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है, तो उसका उत्तर आपने बखूबी दिया है अपने पत्र। अगर हम अपना प्लांट लगाते हैं तो आईसी, पीएफसी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये 80% पैसा देते हैं, हमें 20% लगाना पड़ता है। अभी ज्वाइंट वेंचर में लग रहा उसमें भी तो हमें 15% लगाना पड़ता है। द डिफरेंस इज नॉट टू मच। और यह 5% का डिफरेंस जो है वह एक दिन में नहीं देना होता। अगर 5 साल में प्लांट लगना है तो ये सेग्रीगेट हो गया, खर्चा अलग अलग साल। इसलिए केवल गुमराह करने वाला कोई विकल्प नहीं है इसके सिवाय कि हम लोग कहें कि इससे बिजली महंगी होगी। जो विशेषज्ञ हैं उनसे छीन के दिया जा रहा है ऐसी कंपनी को जो विशेषज्ञ नहीं है। और मैं तो यह भी आपको बताता हूँ और आपको भी यह बात समझाना चाहता हूँ, नया तर्ज सफा क्या। अब नया तर्ज सफा यह है कि मध्य प्रदेश के जेनको को आरके सिंह साहब कंट्रोल करना चाहिए। आरके सिंह साहब जब से केंद्र सरकार में आए तब से देश के अनेक प्रांतों जो एमडी बनते हैं, एमडी ज्यादातर आईएएस बनते हैं, चलिए जो डायरेक्टर बनते हैं, नॉट ओनली डायरेक्टर टेक्निकल, इवन डायरेक्टर फाइनेंस, वो सब एनटीपीसी से बन जाते हैं, एनएचपीसी से बन जाते हैं, पीजीसीएल से बन जाते हैं, because they are in the direct subordination of central minister। आप समझ गए? यह नया तर्ज सफा है कि चाहे भले राज्य की कंपनी रहे, उनको लगता होगा आज युवराज सिंह है, कल कमलनाथ आ जाए तो सीधा कंट्रोल हमारा दिल्ली से ही रहे। तो दिल्ली से मध्य प्रदेश के जनता को कंट्रोल करने के लिए एससीसीएल को डाला, क्योंकि एससीसीएल क्या है? वो सेंट्रल पीएसयू है। एससीसीएल इज नॉट ए स्टेट पीएसयू। समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई आपको, बाकी बातें कर लो। अब आ जाइए ट्रांजिशन की बात। ट्रांजिशन में नया तर्ज सफा क्या है? 2 साल पहले सर्कुलर हुआ था, अगर आप लोगों में किसी को याद आए, यहाँ ट्रांसपोर्ट कितने लोग हैं? हाथ उठाएगा कोई? बहुत लोग हैं। तो आपको याद होगा, आपको जानकारी होगी, 2 साल पहले सितंबर 21 में एक सर्कुलर हुआ था और आरके सिंह साहब का सर्कुलर था और वो एडवाइजरी था। वह सर्कुलर यह हुआ था कि 33 केवी का सब स्टेशन, ये जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों को जानकारी होगी भी, लेकिन मैं यह बता दूं जानकारी के लिए कि यह राज्य का विषय है कि वोल्टेज ट्रांसमिशन में कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में कितना होगा, यह राज्य का विषय है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो उन्होंने यह कहा उस सर्कुलर कि 33 केवी को राज्य जो है ट्रांसमिशन में शामिल करें। अभी 132 केवी होगा यहाँ ट्रांसमिशन, उसके नीचे 132 की डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपको एक एग्जाम्पल देकर मैं बताना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में HPSCB लिमिटेड है, केरला में KSCB। एक्चुअली जो एक्ट बना है, एक्ट में
लिखा हुआ है कॉर्पोरेटाइजेशन, एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अनबंडिल किया, यह लिखा है कॉर्पोरेटाइज करिए, जैसे भी कैन नॉट कंटिन्यू। तो सबसे पहले केरल की गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया, उसने कहा कि केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नाम हमने KSEB लिमिटेड कर दिया, KSEB लिमिटेड। अब KSEB लिमिटेड का नाम केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड नहीं है, और नहीं है, उसका नाम है KSEB लिमिटेड। जैसे विजय कुमार सिंह परिहार का नाम हो जाए DKS परिहार, उसी तरीके से उसका नाम है KSEB लिमिटेड। मालूम नहीं आपको जानकारी है कि नहीं कि NTPC लिमिटेड का नाम अब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन नहीं है, ये जानकारी है कि नहीं? बोलिए, नहीं है तो जान लीजिए। कई साल हो गए, अब वो चूंकि हाइड्रो के प्रोजेक्ट भी बनाता है, अब उसका नाम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं है, अब उसके पॉइंट को देख लीजिए, उसका नाम है NTPC लिमिटेड, बस इतना ही है उसका। तो केरल की गवर्नमेंट ने कहा कि हमने कॉर्पोरेटाइज कर दिया, हमारा नाम हो गया KSEB लिमिटेड। तो इन लोगों ने इतराज किया, इन्होंने कहा ट्रांसमिशन की कंपनी भी आप उसमें मर्ज कर दिया, और ट्रांसमिशन की कंपनी ट्रेडिंग का काम नहीं करती। तो केरल गवर्नमेंट का प्रीवियस बात है, उन्होंने कहा एक्ट में इस बात का भी प्राविधान है कि ट्रेडिंग की एक अलग कंपनी बन सकती है, और शक्ति भवन के 2 कमरों में हमने एक अलग कंपनी बना दिया है, 50 आदमी एजुकेशन को वहाँ भेज दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। आज भी केरल में इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उसका नाम है KSEB। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो HPSEB लिमिटेड और थोड़ा सा डिफरेंट है। हिमाचल प्रदेश में HPSEB लिमिटेड में जो इंट्रा स्टेट ट्रांसफर है, बहुत से प्रिय राज्य के अंदर का जो ट्रांसफर है, उसका वोल्टेज उन्होंने डिफाइन कर दिया कि 220 kV तक का वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, तो वो ट्रेडिंग को बाधा बनेगा ही, समझ गए आप? और 400 के लिए नहीं, इंट्रा स्टेट उन्होंने कहा 220 का वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर, और इंटर स्टेट 220 का 20 kV का वोल्टेज जो है वो ट्रांसफर। तो वहाँ अभी भी एक ट्रांसफर कंपनी है जो इंटर स्टेट लाइन केवल उसके पास, लेकिन वहाँ भी एक प्रकार की इंटीग्रेटेड सिस्टम। मैं पूरे वोल्टेज के लिए ये बात बता रहा हूँ। तो 2021 में ये आया कि 33 kV के वोल्टेज को ट्रांसमिशन में शामिल करें, और आगे सुझाव भी आया है, जैसे एक के बजाय एक नहीं आजकल होता ना, तो आगे आपके सिद्धांत का सुझाव भी आया कि आप 33 kV के सारे सब स्टेशन को ट्रांसमिशन कंपनी में मर्ज कर दीजिए, और फिर ट्रांसमिशन कंपनी को ज्वाइंट वेंचर कंपनी बना दीजिए BGCL। ये नया तर्क होगा जिसमें 51% इक्विटी होगी BGCL, यानी केंद्र सरकार सीधे पूरा ट्रांसफर अपने हाथ में लेगी। और इसका पहला एग्रीमेंट जो फाइनल हुआ, अगर आपको स्मरण आए तो जम्मू कश्मीर में हुआ, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे 2 दिन पहले बताया, उन्होंने कहा कि सर 17 दिसंबर को ये एग्रीमेंट साइन किया। क्या करें हम, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं किया। घाटी में ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस आतंकवाद सब लोग जानते हैं, वहाँ कोई रीडिंग भी लेने की हिम्मत नहीं रखते, तो घाटी में जो लाशेज है वो करीब 70% 78% के लाशेज, तो कौन खरीदेगा उसको? तो अदानी ने कहा कि इस तरीके से हम ले लेंगे। तो जब उन्होंने हमें 15 तारीख को कहा, तो मैंने कहा मैं 16 को आ रहा हूँ, आप ड्यूटी दे दीजिए और लाइटनिंग स्ट्राइक। आपको मालूम है जम्मू कश्मीर की कहा लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, वो एग्रीमेंट नहीं साइन हो पाया। अल्टीमेटली 7 दिन के हड़ताल के बाद वो एग्रीमेंट इनको वापस कर दिया, वो रद्दी का टुकड़ा बन गया, वैसे ही कहेंगे। अब वह भी जब देखा इन्होंने जम्मू कश्मीर में फेल हो, तो वह भी काम नहीं किया, तो फिर नया दर्जे जमा होगा DPC। अब हमने किसी का DPC पूछने का किसको DP हो गई है, कहा यह ट्रांसमिशन सिस्टम को DP होने जा रही है, डायरेक्ट बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिलिंग। अलग अलग राज्यों ने अलग अलग कानून बनाए। उत्तर प्रदेश ने कह दिया 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट है वो DPCB से है। मध्य प्रदेश ने कह दिया 250 करोड़, 250 करोड़ के प्रोजेक्ट DPCB से आए।
किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। और यहाँ मध्य प्रदेश में 55 सब स्टेशन अलग अलग कैपेसिटी एंड 1500 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन की लाइन चली गई ना अदानी के पास, चली गई ना मेधा के पास। तो यह नया तरीका इसको ट्रांसमिशन को प्राइवेटाइज करें और बिल्कुल ठीक इसका विरोध आपके इसमें जो है बिल्कुल ठीक था। अब डिस्ट्रीब्यूशन में एक और नया तरीका हुआ, दिसंबर में एक संशोधन किया गया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2014 से अभी तक पारित नहीं हुआ, तो नए तरीके ढूंढे जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में एक नया तरीका ढूंढा गया, उसको मैं व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, सेलिब्रेट कर उस ऑर्डर 4 लाइन का ऑर्डर, लेकिन वो ऑर्डर कहता है इन ए लिमिटेड एरिया, वो डाटा सेंटर हो सकता है, वो म्युनिसिपल लिमिट हो सकती है, कुछ और हो सकता है। इन ए वेरी लिमिटेड एरिया पैरेलल लाइसेंस कैन बी गिवन, और जिसको पैरेलल लाइसेंस दिया जाएगा वह नेटवर्क यूज करेगा बहुत कम। देखिए पैरेलल लाइसेंस क्या है? पैरेलल लाइसेंस का प्रोविजन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 में भी था, निजीकरण का भी था। यह जो मुंबई का निजीकरण है या जो दिल्ली का निजीकरण हुआ 2002, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट तो 2003 में बनाया, दिल्ली का निजीकरण हुआ 2002, 1998 में निजीकरण हुआ उड़ीसा का। यह सब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के अंतर्गत हुआ है। 100 साल से पुराना निजीकरण है। मुंबई में, अहमदाबाद में और सूरत आपको कोलकाता जाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में भी निजीकरण का प्रोविजन था, उसमें भी पैरेलल लाइसेंस का प्रोविजन था। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में भी पैरेलल लाइसेंस का प्रोविजन। लेकिन प्रोविजन क्या है? प्रोविजन ये है कि अगर कोई पैरेलल लाइसेंस देगा then he will have to have its own network, अपना सब स्टेशन बनाइए, अपने खंभे लगाइए, अपनी लाइनें डालिए, अपने स्विच किया, अपने ट्रांसफार्मर। इन्होंने क्या किया? अभी दिसंबर 22 संशोधन यह कर दिया इन ए लिमिटेड एरिया, और उसी आधार पर अदानी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया पनवेल में, नवी मुंबई। आपको जानकारी होगी अभी जनवरी के महीने में हड़ताल हुई महाराष्ट्र, 2 दिन की हड़ताल के बाद वहाँ पर समझौता हुआ, लेकिन समझौते की वजह से बात अभी नहीं खत्म हुई। तो वो जब ऑर्डर उन्होंने कर दिया तो वो कह रहे हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं, रोल तो रेगुलेटरी कमीशन था। अरे ऑर्डर आपने कर दिया, ऐसा कर सकते हैं तो रेगुलेटरी कमीशन तो कर ही देगा। तो जो एग्रीमेंट हुआ उसमें देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम भी है, पावर मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा महाराष्ट्र में कि हम रेगुलेटरी कमीशन के सामने जो MSEDCL है, महाराष्ट्र का जो बिजली कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या फर्क पड़ता है, यह सब हम भी करेगा, उसका विरोध करेगा। लेकिन उसकी नौबत नहीं है, किसी को जानकारी नहीं थी कि महाराष्ट्र के बिजली कर्मियों की आह अदानी को इतनी ज्यादा लग है, इसकी किसी को जानकारी। उसके कुछ ही दिन बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, आप समझ गए ना। अदानी जी बेचारे जो है बाइडेन के यहाँ भोज में भी नहीं जा पाए, तो उसी समय वहां पर उसने फिर सर्च का एक छापा डाला, पढ़ रहे ना पढ़। तो अदानी के इतने बुरे दिन आएंगे, इतनी आह लगेगी महाराष्ट्र के बिजली कर्मियों की, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अभी ग्रेटर नोएडा में एक लाइसेंस मिला, ग्रेटर नोएडा गोयनका के पास है, उत्तर प्रदेश में, डाटा सेंटर 200 मेगावाट का उसका लोड है, एक प्राइवेट कंपनी को, मैंने उसको कैलकुलेट किया, जिसकी पूंजी जानते हैं कितने की है? 4.5 करोड़ रुपए की पूंजी है। वो बिल्डर है, उनका बिजली के क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं। पढ़ा ना आप लोगों ने, सर्कुलेट कर दिया करिए यहाँ के ग्रुपों में भी 4.5 करोड़ की जिसकी पूंजी है। मैं फिर वहीं से जहाँ से बात शुरू किया था, नया दर्जे जमा किया, नए नए तरीके क्या है वो ढूंढ रहे। तो आप एक बार दे दिया, कहीं पर भी दे सकते हैं, लेकिन उतने से भी वह संतुष्ट नहीं। तो फिर अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी फेल हो। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में 2 नए प्रोविजन थे,
एक था डी लाइसेंसिंग ऑफ द थर्मल और दूसरा था अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज बोर्ड। तो अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज तो फेल हुए, मध्य प्रदेश में भी फेल हो गए, सारे भारत में ही फेल हो गए। तो एक नया तरीका उन्होंने निकाला इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 में। अनेक बातें ऐसी हैं जो आपत्तिजनक, अनेक बातें ऐसी हैं जो पावर सेक्टर को प्रभावित करती हैं, लेकिन सबसे आपत्तिजनक बात मल्टीपल लाइसेंस, इसको पहला लाइसेंस नाम नहीं किया गया। बहुत सुनिए, द वर्ड यूज्ड इन द अमेंडमेंट बिल इज मल्टीपल लाइसेंस। और माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं मोबाइल दिखा के कि जैसे मोबाइल में आप अपना ऑपरेटर बदल सकते हैं, सिम कार्ड चेंज कर सकते हैं, यही लगा रहेगा सिम कार्ड, ऑपरेटर दूसरा हो जाए। उसी तरीके से वो कहते हैं आपके घर जो तार आ रहा है वो वैसा ही लगा रहेगा, आपका सप्लायर दूसरा होगा बिजली या घूमना होगा। अब ऊर्जा क्षेत्र के लोग हैं, इसलिए आपको मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरी बात को समझ लीजिए। और मॉर्निंग वॉक करते हुए, घर में बैठे हुए, मेहमानों के बीच में बैठे हुए, किसी पार्टी में बैठे हुए, समय निकाल के बातों के लोगों के बीच में जरूर चर्चा करें। दो बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि ये मोबाइल का जो सिस्टम है ये वायरलेस सिस्टम है। नो मनी इज स्पेंट ऑन द वायर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ए वायर्ड सिस्टम। अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट वायर सिस्टम पर ही होना है। एंड हु विल मेंटेन द वायर सिस्टम? द गवर्नमेंट कंपनी। बिल ये कहता है कि मल्टीपल लाइसेंस दिए जाएंगे, लेकिन जो नेटवर्क है वह रहेगा सरकारी कंपनी के। सरकारी कंपनी उस नेटवर्क को ऑगमेंटेशन भी करेगी, मॉडर्नाइजेशन भी करेगी, उसको स्ट्रेंथनिंग भी करेगी, नए कंज्यूमर बढ़ेंगे, नया ट्रांसफॉर्मर हम लगाएंगे, ऐसा वो। दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। समझ में आ गई आपको? दिस इज ए वायरलेस सिस्टम एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ए वायर्ड सिस्टम। और फिर कहते हैं क्वालिटी इंप्रूव हो। बिजली की क्वालिटी किस बात से इंप्रूव होती है? सिस्टम से इंप्रूव होती है। जो नेटवर्क है वह सिस्टम तो गवर्नमेंट कंपनी के पास रहेगा, जिसको आप कंगाल करने जा रहे हैं। कहाँ से क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी? दूसरी बात यह है कि इसमें मोबाइल के सिस्टम टैरिफ से, मुझे अभी तक जानकारी नहीं है कि रिक्शे वाले के लिए अलग टैरिफ हो, बीपीएल का अलग टैरिफ हो, किसानों का अलग टैरिफ हो। किसी को जानकारी हो तो बता दीजिए। है किसी के पास ऐसी जानकारी? मोबाइल का टैरिफ सेम है ना सबके लिए, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे माननीय मुर्मू जी हो, चाहे माननीय चंद्रचूड़ जी, कोई हो, सबका एक टैरिफ। इलेक्ट्रिसिटी में टैरिफ अलग अलग, कास्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज सेम बट टैरिफ इज डिफरेंट। दो कैटेगरी है मोटे तौर पर, एक सब्सिडाइज्ड, एक क्रॉस सब्सिडाइज्ड। सब्सिडाइज्ड किसको कहते हैं? जिनको लागत से कम मूल्य पर हम बिजली दे रहे हैं। और क्रॉस सब्सिडाइज्ड किसको कहते हैं? जिनको लागत से थोड़े ज्यादा मूल्य पर हम बिजली, जो घाटा आ रहा है हम बिजली देंगे, इस क्रॉस सब्सिडी से उसकी आंशिक भरपाई होती है। अब नया अमेंडमेंट बिल क्या कहता है? नया अमेंडमेंट बिल कहता है that universal power supply obligation will remain with the government company only. इसका अर्थ क्या है? What is universal power supply obligation? यानी हम यहाँ पर कंपनी है और जो कनेक्शन मांगेगा उसको कनेक्शन देने की बाध्यता जो होगी वह केवल सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी की नहीं होगी। मल्टीपल लाइसेंसेस will come in our area. They will be using our network. And they are allowed for the cherry picking. They will supply electricity only in the profit-making area, only to the profit-making consumer. वो कहेंगे क्योंकि यूनिवर्सल पावर सप्लाई का ऑब्लिगेशन नहीं है। आप समझ गए ना सब लोग मेरी बात? क्लियर है ना सब? लेकिन पूछ लीजिए तो वह बिजली देंगे कहाँ पर? केवल इंडस्ट्रीज में, केवल कमर्शियल। वो कन्वेयर में बिजली देंगे। वो जबलपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया होगा कि वो कहेंगे हम यहाँ का
आपूर्ति करेंगे बिजली बाई डिफॉल्ट, तो गवर्नमेंट कंपनी भी बिकम ए लॉस मेकिंग कंपनी, क्योंकि हमारे पास केवल बचेंगे सब्सिडाइज करने वाले और कुछ नहीं बचेगा। बिजली खरीदने का भी पैसा नहीं होगा हमारे पास। कुछ लोग अभी पेंशन की बात कर रहे हैं, हमने कहा अभी तो किस दुनिया में जी रहे हैं, बिजली खरीदने का पैसा नहीं होगा, सैलरी बांटने का पैसा नहीं होगा, पेंशन का पैसा कहाँ से चला है, यह सब कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा? देन दे विल से बीएसएनएल की कहानी दोहराई जा रही है, एक लाइन में समझ। देन दे विल से दैट द गवर्नमेंट कंपनी हैज बिजनेस फील्ड, और हमारा नेटवर्क भी उनको कौड़ियों के दाम या मुफ्त में प्राइवेट कंपनी को हैंड ओवर करें। कुल यह योजना है और कोई दूसरी योजना। मैंने आपको कहा नया तर्जे से किया, नए नए तौर तरीकों का इस्तेमाल किया। इसके बहुत चर्चा कल करूँगा मैं, और आप सबसे प्रार्थना करूँगा कल आप लोग जरूर आइएगा। एक शब्द में अगर मैं ये बात करूँ, यूनाइटेड पीस का, यह लड़ाई अकेले इंजीनियर्स की लड़ाई है। यह बहुत अच्छी बात है कि आपने पहल किया, यह बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है कि कल इंजीनियर्स एक दिन के लिए काम करने बंद जा रहे, काम बंद करने जा रहे। लेकिन बिजली के और कर्मचारी जो हैं उनको भी मैं आपसे अपील करूँगा, उनको भी दूंगा, वो सभी लोग एक साथ उतरे, नए नए तौर तरीके निकाल रहे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने काफी हम लोग को घेर रखा कोर्ट के अध्यक्ष, आपको जानकारी है, हाई कोर्ट में पीआईए लगवा दी, अभी हड़ताल हुई थी, 3 दिन का हड़ताल हुआ, और उस पीआईए के माध्यम से अब हाईकोर्ट पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता इतनी बड़ी मीटिंग में, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन सो मोटो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने तो इसी शहर के हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने वो इसी शहर के जहाँ पर खड़ा हुआ, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने सो मोटो ये ऑब्जर्वेशन ले लिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉसेज हुए हैं उसकी रिकवरी हड़ताल करने वालों को क्यों लगी। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस किसको कहते हैं? सपोज आई एम गोइंग टू वडोदरा टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर 200 करोड़, 2000 करोड़, और पायलट लोगों की हड़ताल हो गई, मैं वडोदरा नहीं जा पाया, दिस इज द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। कैन आई क्लेम इट फ्रॉम द एयरलाइंस? ऐसी भूख को ऐसी बातें हो गई, लेकिन मैंने कहा हाईकोर्ट का मामला है, मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं आप। लेकिन एक गंभीर बात था कि मुकदमा चल रहा, 1 जुलाई से कोर्ट खुलेगी और एक फर्स्ट टाइम यू विल नॉट गो ऑन स्ट्राइक, तो हमारे ऊपर एक तरीके से उन्होंने बैन लगा। लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके से घेरा गया है, अगर ऐसी कोई चुनाव मध्य प्रदेश में आती है तो मैं आपके टच पर रहूँगा, मैं आपको जरूर बताऊँगा कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना, कोर्ट के समझा ऐसी कोई बात नहीं, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, इसमें घबराने की जरूरत है। इसलिए अपनी बात आपको इतनी बात कहते हैं, अपनी बात मैं विराम दूंगा कि टोटल पावर सेक्टर की यूनिटी बनाना हमारा इसमें सकता है। उस यूनिटी को बनाइए और कहने की जरूरत नहीं यूनाइटेड नेशन का, निश्चित रूप से सफल होगा। जिस तरीके से इतने शॉर्ट नोटिस पर मैं देख रहा था, विकास जी जो ग्रुप में मैसेज दिख रहे, ग्रुप में मैसेज दिखने के बाद इतने शॉर्ट नोटिस में विपरीत मौसम में जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर आ गए, और मुझे अनुभव है बॉडी लैंग्वेज को रीड करने का, मैं उसके आधार पर कह सकता हूँ यू आर रेडी फॉर ए सक्सेसफुल स्ट्राइक। और इस संघर्ष के दौरान जब जरूरत पड़ेगी हर बार मैं आऊँगा, ऐसा नहीं कि कल मैं चला जाऊँगा। आप 10 तारीख को बुलाएं मैं 10 को गिराऊँ, आप 30 तारीख को बुलाएंगे तो मैं 30 को। एक विकेट भी होता है कई बार, और बड़ा मुश्किल हो जाता है सचिन तेंदुलकर के लिए बनाना। एक विकेट होता है कई बार जिसमें अनिल कुंबले की सेंचुरी मार देते होता है ना, तो मध्य प्रदेश का विकेट इसमें बहुत अच्छा, इसलिए अच्छा है कि 3 महीने बाद यहाँ चुनाव है, तो बहुत अच्छा विकेट आपको मिला हुआ। इसलिए डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, यूनिटी के साथ संघर्ष करिए, निश्चित रूप से कामयाबी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को ध्यान दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।